वेलकम to chart revision lectures of CSRT. ठीक है, all the 13 chapters will be covered in charts and this colorful chart book will be provided to you. ठीक है, the cost of this book is 6,999. For first 100 students there is a special discount going on. ठीक है, and this chart book is a perfect way to study in those 1.5 days of your exams. And this chart revision lectures will be available on YouTube, so that you can see them again and again. Every day you can revise one chapter only in a time span of say 1 hour. ठीक है, so we will just start chapter number 1 now. Chapter number 1, nature, scope and objective of audit. ठीक है, ऑडिट का नेचर क्या होना चाहिए, ऑडिट का स्कोप क्या होना चाहिए, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो क्विकली वी विल स्टार्ट. ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट सी. इस चार्ट के अंदर हर चीज को मैंने नंबरिंग कर रखा है. लाइक ये नंबर 1 है. ठीक है, वैसे ही आपको नंबर सीक्वेंस वाइज आपको इस चार्ट में फ्लो करना है. ठीक है, चलो तो पहला क्या है, पहला है ऑडिट का डेफिनेशन. ठीक है, अब मैं इस चार्ट को जूम करता हूं तो क्या ताकि आपको स्क्रीन पे दिखे. ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है ऑडिट का डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन है? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. An audit is an independent examination of the financial information of any entity. कोई भी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑडिट. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी. अब वो एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, चाहे वो कोई भी साइज की हो, उसका लीगल फॉर्म कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन. ठीक है, और ये जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एक ओपिनियन देने के लिए हम लोग कर रहे हैं. तो 3 पार्ट में डेफिनेशन है. पहला है कि इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किस चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल साइज. ठीक है, irrespective of its legal size and form. ठीक है, and when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. एक ओपिनियन देने के लिए ऐसा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है. ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं. सेकंड है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, ऑडिटर क्यों लगाया है? ऑडिटर को एक ओपिनियन देना है. क्या देना है? ओपिनियन देना है. ओपिनियन देने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको ऑडिट एविडेंस चाहिए. ऑडिट एविडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा. करेक्ट है. सो ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? टू ऑब्टेन एन रीजनेबल अश्योरेंस. टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए. एब्सोल्यूट चाहिए क्या? नहीं, एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, ठीक ठाक लेवल का अश्योरेंस हमको चाहिए. टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज अ होल मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है. कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ऑडिटर को क्या चाहिए? एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए. किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है. ठीक है, तो टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट करना है, एंड लास्ट में उसको कम्युनिकेट करना है एज पर रिक्वायर्ड एसेस के हिसाब से उसको कम्युनिकेट करना है. जो भी उसकी ऑडिट फाइंडिंग्स है उसको कम्युनिकेट करना है. तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस that the financial statements as a whole are free from material misstatement. अभी थर्ड पॉइंट आता है अपना स्कोप ऑफ ऑडिट. भाई ऑडिट का स्कोप, आपने ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस कर लिया, ऑडिट का स्कोप क्या है? तो स्कोप बहुत सिंपल है. स्कोप हमारा 5 पॉइंट में हमने समराइज किया है. पहला स्कोप क्या है? टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट. जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है और सफिशिएंट है. सफिशिएंट मतलब कोई इंफॉर्मेशन कम तो नहीं है, और रिलायबल मतलब जो इंफॉर्मेशन है क्या वो सच्ची है या वो झूठी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, एज द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि उसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है. तो फर्स्ट स्कोप क्या है कि टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड. द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड, उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है that is reliable and sufficient as the basis for preparation of the financial statements. Second point क्या है? All aspects of the enterprise are to be covered in audit. ऑडिट करने के दौरान एंटरप्राइज के सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं. तो all aspects of the enterprise are to be covered in audit.
ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या, एंटरप्राइज के प्रोडक्शन डिवीजन हो गया, मार्केटिंग डिवीजन हो गया, ऐसे सारे जितने भी एस्पेक्ट्स मतलब अंग उस एंटरप्राइज के डिफरेंट पार्ट्स, तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज टू बी कवर्ड इन द ऑडिट। थर्ड क्या है, इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा है तो उसको ये भी डिसाइड करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है क्या वो सही तरीके से डिस्क्लोज करी है या नहीं करी है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या होता है, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद में आता है द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। उसके कॉम्पिटेंस के बाहर अगर कोई ड्यूटी है तो वो उसको परफॉर्म नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग का उसको वैल्यू करना है कि ये बिल्डिंग कितने की है, क्या वो ऑडिटर कर सकता है क्या? वो एक इंजीनियर का काम है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है। तो जो भी इस तरीके की ड्यूटीज है जो ऑडिटर को करनी है वो उसको खुद के दायरे में करनी है, जो उसके कॉम्पिटेंस के बाहर है वो उसको करना नहीं है, वो उससे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। सो द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। उसके कॉम्पिटेंस के स्कोप के बाहर फॉल कर रही है, ऐसी ड्यूटी उसको नहीं करना है। और लास्ट है constraints on the scope of the audit that impair the auditor's ability to express an unqualified opinion should be set out in his report। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जितने भी constraints है, constraints का मतलब क्या है कि अड़चने, ठीक है, तकलीफें, बाधा है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी constraints है, ठीक है, उसके स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर ऐसे जितने भी कंस्ट्रेंट है जो उसकी एबिलिटी को इंपेयर कर रहे हैं एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने के लिए। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब क्या, अच्छा ओपिनियन, साफ सुथरा ओपिनियन कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन। और क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर उसके स्कोप के ऊपर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है जिसके कारण वो एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा कंस्ट्रेंट उसके ऑडिट रिपोर्ट में उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए, ये उसके स्कोप में आता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलूंगा कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ हिज ऑडिट, कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ हिज ऑडिट शुड बी सेट आउट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट शुड बी सेट आउट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो हमने क्या क्या स्कोप पढ़े, स्कोप हमने 5 पढ़े। पहला है that the accounting information is reliable and sufficient as the basis for preparation of the financial statements। दूसरा है all aspects to be covered। तीसरा है the information is properly disclosed in the financial statements। चौथा है the auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence। and पांचवा है constraint on the scope of the audit that impair the auditor's ability to issue an unqualified opinion should be set out in the auditor's report। तो यहाँ पे अपना स्कोप भी पूरा हो गया। अब बेसिकली अपना फोर्थ पॉइंट आ गया, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है। इसमें वो क्या बोलता है, अब इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि कोई काम में पहले से ही कोई इशू है। लाइक इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब कि शुरुआत से जैसी वो चीज हुई उसमें इनहेरेंट एक लिमिटेशन है कि आप वो नहीं कर सकते। सर इसका उदाहरण ये है कि अगर से मान लीजिए आपको नागपुर से मुंबई जाना है, ठीक है, और आपके पास में बाइक है और आप चाहते हो कि आपको 2 दिन के अंदर नागपुर से मुंबई पहुंचना है, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि आप बाइक के ऊपर नागपुर से मुंबई 2 दिन के अंदर स्मूथली नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि बाइक उतनी कन्वीनियंट नहीं होती है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब कि आपकी सोच में पहले से ही एक प्रॉब्लम है कि भाई वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही ऑडिट के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसके कारण ऑडिट की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। वो इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है वो अपन देखेंगे, एग्जाम के अंदर ये बहुत बार आता है, ठीक है। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 200 का नाम क्या है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो ऐसे 200 का नाम आपको मैंने बता दिया। अभी क्या बोलता है वो, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू 0। ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है और ऑडिटर कर भी नहीं सकता ऑडिट रिस्क को 0। ऑडिट रिस्क मतलब क्या, ऑडिट रिस्क मतलब ऐसा रिस्क कि वो अपना ओपिनियन गलत दे दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे थे और वो ये बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब थे और वो ये बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं। इसको कहते हैं ऑडिट रिस्क।
कि वो जो ओपिनियन देगा वो ओपिनियन गलत रहेगा, तो वो ऑडिटर इसको जीरो तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज देयर आर सर्टन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। अब ये इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है वो अपन देखते हैं। सबसे पहला इनहेरेंट लिमिटेशन है द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो नेचर है वो अपने आप में ही एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व होता है। सर मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व होता है मतलब क्या? मतलब जो फिक्स एसेट्स है उसको कितने साल डेप्रिशिएट करना है ये कौन डिसाइड करता? मैनेजमेंट डिसाइड करता। एम्प्लॉय बेनिफिट जो सैलरी है वो कौन डिसाइड करता? मैनेजमेंट डिसाइड करता। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है तो बहुत इजी है कोई भी फिगर को चेंज करना, क्योंकि मैनेजमेंट जजमेंट के कारण कुछ भी कर सकता है और मैनेजमेंट बोल सकता है कि ये तो मेरा जजमेंट है। सिंपल है। सो द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपने आप में एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है? जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। से उसके बाद में क्या है? द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर का जो नेचर है वो भी अपने आप में एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। कैसे? देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को क्या चाहिए? ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको कंक्लूजन फॉर्म करना है। सो ऑडिटर को चाहिए ऑडिट एविडेंस। सो कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर कि वो कुछ ऑडिट एविडेंस नहीं प्राप्त कर सकता। सो वो प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस क्या है? पहला है the possibility that the management or others may not provide intentionally or unintentionally the complete information relevant for the preparation and presentation of the financial statements। पहला पॉइंट क्या है कि इट इज पॉसिबल कि मैनेजमेंट या फिर दूसरे कोई भी लोग जानबूझ के या अनइंटेंशनली ऑडिटर को सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये पॉसिबल है, ठीक है। और वो सारी इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? ऑडिटर को प्रॉपर ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या था कि पॉसिबिलिटी दैट द मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सेकंड है फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स, ठीक है। फ्रॉड तो क्या होता है? फ्रॉड में पहले से उनको एरर क्या होता है? एरर अनइंटेंशनली कुछ गलती हो गई। फ्रॉड में तो इंटेंशनली आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। तो जो फ्रॉड कभी भी होते हैं ना तो वो बहुत प्रॉपरली ऐसे इस तरीके से डिजाइन की जाते हैं कि वो पकड़े ना जाए। तो फ्रॉड अपने आप में एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। अगर कोई फ्रॉड हुआ तो ऑडिटर वो पकड़ने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो फ्रॉड जो है वो बहुत केयरफुली डिजाइन होता है, ठीक है, ताकि कोई इसको पकड़ ही ना पाए। तो फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स। और थर्ड क्या है? एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलेज्ड रॉन्ग डूइंग। इसका मतलब क्या होता है कि जब ऑडिट चालू होता है तो वो पहले से एक माइंड फ्रेम लेके चालू नहीं होता है कि सब कुछ गलत है। वो पॉजिटिवली स्टार्ट होता है कि भाई कुछ सब कुछ गलत नहीं है, इट इज पॉसिबल दैट कुछ गलत हो लेकिन सब कुछ गलत नहीं है। और वही अगर आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन जो होता है लाइक सीआईडी हो गया और ये, ठीक है, ईडी की रेड हो गई, ये पहले से एक माइंड फ्रेम बना के होता है कि कुछ तो गड़बड़ है करके। लेकिन ऑडिट जब होता है, ऑडिट पहले से एक माइंड फ्रेम में नहीं होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑडिट एक नॉर्मल ऑडिट चलता है, बाद में उसको इन बिटवीन मालूम पड़ता है कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है करके। तो वो ये बोल रहा है कि ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्गडूइंग, ठीक है। एलिज्ड रॉन्गडूइंग मतलब कि किसी पे इंजाम लगाए कि भाई ये कंपनी में कुछ तो फ्रॉड चल रहा है। फिर क्या करता है? फिर गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगाता है तो उसको बोलते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्गडूइंग। एलिज्ड मतलब इंजाम लगाना। लेकिन ऑडिट के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑडिट के केस में तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बोला है कि हर साल ऑडिट करना है, चाहे रॉन्ग डूइंग हुई चाहे नहीं हुई, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में हमने पढ़ा कि देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकते। कि कैसे? एक तो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड, दूसरा फ्रॉड, और तीसरा ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्गडूइंग। अभी थर्ड क्या है? थर्ड है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इट्स बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, ठीक है। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? कि आपको एक सीमित समय में ऑडिट खत्म करना है। आप साल साल भर ऑडिट नहीं चला सकते, ठीक है। क्या बोलता है? रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयरबाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर टाइम, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन की, अब मान लीजिए आपको कोई ऑडिट एविडेंस चाहिए और आपको वो ऑडिट एविडेंस ऑडिट खत्म होने के बाद मिल रहा है, वो कुछ काम का है क्या? नहीं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सही समय पे नहीं मिला। इसके लिए वो बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन का जो रेलेवेंस है वो समय के साथ में डिमिनिश हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। एंड thereby there is a balance to be struck between the reliability of information and its cost।
ठीक है। और एक बैलेंस ऑडिटर को बनाना पड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है और कितना पैसा लग रहा है उसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऑडिट एविडेंस लेने के लिए बहुत अमाउंट लग रहा है तो वो ऑडिट एविडेंस भी कुछ काम का नहीं, क्योंकि इतना पैसा कौन देगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं ना। तो ऑडिटर को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी कितनी है और उसको लगने वाला कॉस्ट कितना है। तो तीसरा हमने इनहेरेंट लिमिटेशन क्या पढ़ा, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, रिलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन and thereby its value tends to diminish over time, and there is a balance to be struck between the reliability of information and its cost. उसके बाद में आता है अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, ठीक है। दूसरे और कुछ मैटर्स है जो ऑडिट करने के दौरान बहुत सारे लिमिटेशंस इंपोज कर देते हैं और ऑडिट का जो इफेक्टिवनेस है वो कम कर देते हैं। वो मैटर्स क्या है? पहला है फ्रॉड पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट। ऐसा कोई फ्रॉड जिसके अंदर कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, अगर ऐसा है तो वो फ्रॉड पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है और इसके कारण ऑडिट के ऊपर एक लिमिटेशन आ जाता है कि वो ऑडिट में कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट जाएगा। सेकंड क्या है? द एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स का होना और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का होना अपने आप में एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है। उसके बाद में द अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अगर पास्ट में इस कंपनी ने लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं किया है, चाहे वो कोई भी लॉ हो, एनवायरमेंटल लॉ हो या कोई भी दूसरा लॉ हो, ठीक है, तो वो भी एक अपने आप में लिमिटेशन है कि ये कंपनी आगे भी ऐसा हो सकता है कि वो कंप्लाई ना करे। सो द ऑकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। और फोर्थ है फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कॉज एन एंटिटी टू सीज टू बी अ गोइंग कंसर्न। ऐसे कोई फ्यूचर इवेंट और कंडीशन हो सकते हैं जो ऑडिटर को लग रहे हैं कि आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जिसके कारण ये एंटिटी बंद ही हो जाए, इसका कामकाज खत्म हो जाए। तो वो भी अपने आप में एक लिमिटेशन है ऑडिट के ऊपर कि ऑडिटर को वो चीज अपने ऑडिट रिपोर्ट में डालनी पड़ेगी। तो इनहेरेंट लिमिटेशन में हमने 4 पॉइंट पढ़ा, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसके अंदर 3 पॉइंट पढ़ा, पॉसिबिलिटी दैट द मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स एंड ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने पढ़ा टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिर हमने पढ़ा अदर मैटर्स व्हिच मे इंपोज लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। उसके अंदर 4 पढ़े, फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट, एक्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, the occurrence of non-compliance with laws and regulations, and future events or conditions that may cause an entity to cease to be a going concern। ठीक है, inherent limitations of audit यहाँ पे खत्म हो गया। Now fifth point क्या है? How auditor will ensure that the financial statements would not mislead anybody। ऑडिटर ये कैसे इंश्योर करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ऑडिट कर रहा है वो किसी भी बंदे को मिसलीड नहीं करेंगे। मिसलीड मतलब गुमराह करना, मिसलीड मतलब गुमराह करना, ठीक है। अब वो कैसे इंश्योर करेगा, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसका पहला पॉइंट क्या है? अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज है, आपको पता है बच्चों, ये आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा है, 11th 12th में भी ये चीज पढ़ी है कि पहले होता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से बनता है ट्रायल बैलेंस, पहले होता है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से होता है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से बनते हैं लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट से बनते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये आपको क्लियर है? तो सबसे बुक में क्या होती है? ट्रांजैक्शन के बाद में एंट्रीज होती है। तो बोल रहा है कि जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं वो बुक्स में जो एंट्रीज है उसके बेसिस पे बनाए हैं। जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं वो बुक्स में जो एंट्रीज है उसके बेसिस पे बनाए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? एंट्रीज जो बुक्स में आपके है उसका आपके पास में सपोर्टिंग एविडेंस है, मतलब जो ट्रांजैक्शन आपने किया था, से फॉर एग्जांपल आपने सेल्स किया तो सेल्स का इनवॉइस आपके पास में है और सेल्स की एंट्री क्या होती है? बाय बैंक टू सेल्स, करेक्ट है। तो आपने जब फर्स्ट पॉइंट में देखा कि हाँ अकाउंट्स जो है आर ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज, तो सेकंड पॉइंट में वो क्या बोल रहा कि वो देख लो कि जो सेल की एंट्री थी क्या उसका सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास में है। तो बहुत सिंपल है। थर्ड क्या है? नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ओमिटेड। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है उसको हमने ओमिट कर दी, मतलब वो एंट्री लिखी ही नहीं। आपने सेल्स तो किया लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए। अगर ऐसा होगा तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत होगा, ठीक है। तो 3 हमने अब तक क्या पढ़े कि द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड विद द एविडेंस एंड नन ऑफ द एंट्रीज आर ओमिटेड। कोई भी एंट्री आपकी ओमिट नहीं हुई। फोर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जो भी इंफॉर्मेशन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कन्वे कर रहा है वो क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी अमाउंट है
वो सही तरीके से क्लासिफाई करे हैं, सही तरीके से डिस्क्राइब करे हैं और सही तरीके से डिस्क्लोज करे हैं। उसके बाद में आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट आपका हो गया, हाउ ऑडिटर विल एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, ठीक है। अभी हम आते हैं ऊपर, ये है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के क्या एडवांटेजेस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें ये 6th पॉइंट अपना एडवांटेजेस क्या है ये करके पढ़ते हैं। पहला एडवांटेजेस क्या है, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट, ठीक है। अभी जो शेयर होल्डर्स है, रिलायंस के शेयर होल्डर्स है, आपके पास में भी रिलायंस का एक शेयर होगा, मेरे पास में भी रिलायंस का एक शेयर है, लेकिन क्या हम लोग मैनेजमेंट में बैठे हैं? क्या हम लोग कंपनी चला रहे हैं? नहीं। कंपनी कौन चला रहा है? धीरू भाई अंबानी चला रहा है, ठीक है। अनिल अंबानी चला रहा है, मुकेश अंबानी चला रहा है, उनके बच्चे चला रहे हैं, क्योंकि वो लोग मैनेजमेंट है, वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। लेकिन जो बाकी इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है, क्या उनके पास में पावर है कंपनी चलाने की? नहीं, वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिकली अगर आप ऑडिट कराओगे तो आपका जो हम जैसे लोग हैं जिनको जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है हमारी कंपनी के, उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड रहेगा। हमको हर बार तसल्ली रहेगी कि हमारी कंपनी सही है, हमारा पैसा सही जगह लगा हुआ है। तो सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में है एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, ठीक है। जो कंपनी के एम्प्लॉइज उनको पता है कि कुछ भी गड़बड़ करी तो ऑडिट में मालूम पड़ जाएगा, इसके लिए उनके ऊपर मॉरल चेक हर बार रहता है। उसके बाद में हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटीज फॉर टैक्सेस, जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटी है उसको सेटल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अगर सीए के साइन करे हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल गए तो उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि ठीक है ये कंपनी बराबर है। उसके बाद में यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, होता है ना, हमको हमारा हक का पैसा चाहिए, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, लेबर कर्मचारी आंदोलन होते हैं, तो ऐसे जो भी ट्रेड डिस्प्यूट है, ठीक है, आप में और आपके लेबर के बीच में जो भी आपके ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ऑडिटेड स्टेटमेंट के नंबर्स सब लोगों को एक्सेप्टेबल रहते हैं और मैनेजमेंट बोल सकता है कि भाई हमारा इतना प्रॉफिट है, इसके लिए हम आपको इतना ही बोनस दे पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड डिस्प्यूट सेटल करने के लिए भी बहुत यूजफुल है अगर आप ऑडिट कराते हो तो। उसके बाद में हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज, अगर कंपनी में कोई भी वेस्टेज हो रहा है, कोई भी लॉसेस हो रहे हैं जो मैनेजमेंट के ध्यान में नहीं आए, तो वो ऑडिटर के ध्यान में आ सकते हैं और वो डिटेक्ट होके उनको रेक्टिफाई करा जा सकता है। तो हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस। उसके बाद में लास्ट है गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट। आप आजकल गवर्नमेंट से कुछ भी लेने जाओ, सब्सिडी लेने जाओ, लोन लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, सबसे पहला वो बोलता है कि आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो, बोलता ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स। तो क्या क्या एडवांटेजेस है? पहला है कि सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। दूसरा है मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, हेल्पफुल इन सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, हेल्पफुल इन सेटलिंग डिस्प्यूट फॉर लाइबिलिटीज फॉर टैक्सेस, हेल्प्स इन डिरेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज, एंड गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट। ये हो गए हमारे एडवांटेजेस। इसके बाद अभी 7th पॉइंट आता है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ऑडिट के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर्ड होने चाहिए। देखो ये 4 बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसके लिए है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है ना आपको एक पेज पे मिल रहे हैं, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि किसके अंदर क्या आंसर लिखना है। नहीं तो हम क्या करेंगे, किसी और का आंसर किसी और क्वेश्चन में लिख देंगे। इसके लिए 4 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम रिविजन के लिए। तो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, ऑडिट के अंदर क्या एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। पहला एस्पेक्ट क्या कवर करना है कि आपको एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, कि इस कंपनी में अकाउंटिंग किस तरीके से होती है और इंटरनल कंट्रोल का क्या हाल है। तो आपको पहला चीज तो ये देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन इस कंपनी में हुए हैं वो ऑथेंटिकेटेड है और वैलिड है कि नहीं है वो आपको वेरीफाई करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ आपका ट्रांजैक्शन, ठीक है। तीसरा पॉइंट हुआ कंपैरिजन ऑफ द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट और पी&एल में जो भी आ रहा है क्या उसका अंडरलाइंग रिकॉर्ड से मैचिंग हो रहा है, मतलब जो जनरल एंट्रीज है, जो लेजर अकाउंट्स है, क्या उनसे वो बराबर तरीके से कंपेयर हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो कंपैरिजन ऑफ द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड, अंडरलाइंग रिकॉर्ड से उसका कंपैरिजन करना। उसके बाद में आता है वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जो भी एसेट्स कंपनी के पास में है उसका टाइटल मतलब वो कंपनी के नाम पे है या नहीं है, एग्जिस्टेंस मतलब वो एक्चुअली है या नहीं है, किसी और पेपर है, और उसका वैल्यू ये आपको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटीज, जो भी कंपनी की लाइबिलिटीज है क्या वो लाइबिलिटी सही है, झूठी लाइबिलिटी तो नहीं लिख रखी कंपनी ने, वो आपको वेरीफाई करना है।
ठीक है, तो एक पॉइंट एसेट के ऊपर हो गया, एक पॉइंट लाइबिलिटी के ऊपर हो गया, ठीक है। उसके बाद में चेकिंग द रिजल्ट्स शोन बाय द पीएनएल, पीएनएल से जो रिजल्ट शो कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो रिजल्ट शो कर रहा है क्या वो सही है या नहीं है वो चेक करना है। और लास्ट है रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन या फिर बॉडी, ठीक है। आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आपको अप्रोप्रिएट पर्सन को या अप्रोप्रिएट बॉडी को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो क्या क्या एस्पेक्ट कवर करना है आपको ड्यूरिंग ऑडिट। पहला है अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, एक अपना एसेट वाला पॉइंट था, ठीक है, एक अपना लाइबिलिटी वाला पॉइंट था, ठीक है, एक रिपोर्टिंग वाला पॉइंट है, उसके बाद में एक ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट था, उसके बाद में कंपैरिजन ऑफ द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला एक पॉइंट था, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जो रिजल्ट शो हो रहे हैं वो आपको चेक करना है। तो एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट में इतने सारे पॉइंट हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी हम लोग आ गए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाइए। इसमें हम लोग हमारा पॉइंट नंबर 8 है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ में ऑडिट का रिलेशनशिप क्या है। तो इसमें मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। पहला है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है। तो ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। जर्नल एंट्री पास किया, सब कुछ किया, बाद में लास्ट में क्या बनता है, बैलेंस शीट पीएनएल। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो आउटकम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और ऑडिटिंग क्या करता है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करता है, सिंपल। सेकंड आता है ऑडिटिंग एंड लॉ। ऑडिटिंग एंड लॉ में क्या होता है, एन ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज अफेक्टिंग द एंटिटी। जो भी एंटिटी का वो ऑडिट कर रहा है, जैसे फार्मा कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है, तो फार्मा कंपनी को लगने वाले सारे जो बिजनेस लॉज है उसका नॉलेज ऑडिटर को होना चाहिए, नहीं तो ऑडिटर बराबर ऑडिट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या रिक्वायर्ड है और क्या रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज of business laws affecting the entity। पहला पॉइंट, he should be familiar with the laws of contract, negotiable instrument etc। जो भी बेसिक लॉज है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सबसे वो फेमिलियर रहना चाहिए। द नॉलेज ऑफ टैक्सेशन लॉज इज ऑल्सो इनएविटेबल एज एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस प्रोविजंस अफेक्टेड बाय वेरियस टैक्स लॉज। तो ऑडिटर को टैक्सेशन लॉज की भी नॉलेज जरूरी है, डायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की, बिकॉज अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं वो वेरियस टैक्स लॉज के हिसाब से प्रिपेयर होते हैं। तो अगर एग्जाम में आया ऑडिटिंग एंड लॉ के बारे में लिखने के लिए आप 3 पॉइंट लिखोगे। एक तो उसको बिजनेस लॉ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, दूसरा उसको बेसिक लॉज जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उनका नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा उसको टैक्सेशन लॉज का नॉलेज होना चाहिए। सिंपल है। तो ये तीनों लॉ को यहाँ पे आप बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद में आता है ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ये क्या है, एन ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट का जो ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या, कि वो क्लाइंट का प्रॉफिट कितना है, वो क्लाइंट लोन कहाँ से ले रहा है, वो क्लाइंट ने कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, गवर्नमेंट के क्या लॉज उस क्लाइंट को एप्लीकेबल है, कितना टैक्सेशन रेट उसका एप्लीकेबल है। ऐसा जो भी इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उस क्लाइंट का, उसका जो नॉलेज है वो ऑडिटर को होना चाहिए। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट। From the auditing point of view, the auditors are more concerned with the microeconomics rather than macroeconomics। ऑडिटर जो होते हैं ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा चिंतित होते हैं, ज्यादा कंसर्न होते हैं रादर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब रूट लेवल पे, हर चीज के रूट लेवल पे जा जाके वो लोग देखते हैं एज एन ऑडिटर सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये हो गया हमारा तीसरा डिसिप्लिन, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। चौथा डिसिप्लिन क्या है, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, ठीक है। अभी बिहेवियरल साइंस मतलब क्या है कि ऑडिट करने के दौरान हम लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्लाइंट के, है ना, क्लाइंट के एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करेंगे, क्लाइंट के मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, क्लाइंट के कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, क्लाइंट के सप्लायर से इंटरेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों से हमको इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो आपका बिहेवियर जो है एज एन ऑडिटर, आप ईगो में नहीं रह सकते, ठीक है। आपको लोगों से थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से बात करनी है, अच्छे तरीके से बात करनी है, तो उसको कहते हैं बिहेवियरल साइंस, कि कैसे बिहेव करना है। तो वो क्या बोलता है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। ऑडिटर को ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज जरूरी है कि किस तरीके से बिहेव करना है अगर उसको अपनी ड्यूटीज इफेक्टिवली डिस्चार्ज करना है तो। क्योंकि अगर आप अकड़ में चलोगे तो कोई आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, बल्कि झूठ बोल के जाएगा, ठीक है। While it may be said that an auditor, particularly the financial auditor, deals basically with the figures contained in the financial statements, but he shall be required to interact with a lot of people in the organization। जनरली ऐसा बोला जाता है कि फाइनेंशियल ऑडिटर को जो है मेजरली उसको फिगर से मतलब है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको फिगर्स से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन से भी मतलब है, ठीक है। सो यही बोल रहा है कि
जो फाइनेंशियल ऑडिटर है वो बेसिकली फिगर्स कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से डील करता है, बट ऐसा नहीं है, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आता है ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ऑडिटिंग का मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से क्या लेना देना है? तो टेस्ट चेक प्रोसीजर्स इन ऑडिटिंग हैव बिकम पार्ट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। टेस्ट चेक प्रोसीजर्स आपको पता ही है कि कोई भी चीज को पूरी तरह से चेक नहीं करना, सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करना, उसको बोलते हैं टेस्ट चेक प्रोसीजर्स। The auditor is also expected to have knowledge of statistical sampling so as to arrive at meaningful conclusions. उसको statistical sampling का भी knowledge होना जरूरी है. The knowledge of mathematics is also required on the part of the auditor, particularly at the time of verification of inventories. वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके काउंट करते ना, 1 + 1 2, 2 + 2 4, राइट। तो जब हम ऐसा कोई भी ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं तो ऑडिटर को गिनती आनी चाहिए। अगर उसको गिनती ही नहीं आएंगी तो वो ऑडिट कैसे करेगा, ये भी एक पॉइंट है ना। सो द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज आल्सो रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में क्या पॉइंट है? 3 पॉइंट है। एक कि टेस्ट चेक प्रोसीजर्स वाला पॉइंट है, दूसरा कि उसको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा कि उसको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफिकली व्हेन वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरीज इज हैपनिंग। उसके बाद में आता है ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। द रोल ऑफ कंप्यूटर्स एंड डेटा प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। कोई भी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, तो रोल ऑफ कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं होता, हर चीज सिस्टम के थ्रू होती है। सो द रोल ऑफ कंप्यूटर्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग मतलब सिंपल है, आपने कोई भी माल बेचा तो उसका डेटा डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में आ जाता है। इस तरीके का न्यूमरस डेटा आपके कंप्यूटर में फीड है कि वो माल किसने लिया, कितने बजे लिया, उसकी डिलीवरी कहाँ देनी है, ऐसा बहुत सारा डेटा आपके कंप्यूटर में रहता है। तो द रोल ऑफ कंप्यूटर्स एंड डेटा प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। कोई भी कंपनी का ऑडिट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Computers are able to save and process large volume of data and at the same time provide that data whenever required. Computers large volume of data process कर सकते हैं। This way, computers and data processing would be of huge help to the auditor in terms of saving time and efforts while conducting the audit of a company. ठीक है, तो अगर कंप्यूटर्स और डेटा प्रोसेसिंग का नॉलेज अगर ऑडिटर को रहा तो इससे बहुत सारा टाइम और बहुत सारे एफर्ट्स सेव हो जाएंगे व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट। ऑडिटर बहुत इजीली कंप्यूटर के थ्रू अपना ऑडिट कर सकता है। तो ये है आपका ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद में आता है ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स। काय का नॉलेज होना चाहिए उसको? वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग एटसेट्रा। सो ऑडिटर को इन सब चीज का नॉलेज जरूरी है। अगर इन सब चीज का नॉलेज ऑडिटर के पास में नहीं हो तो क्या होगा, ऑडिटर को ये नहीं समझेगा कि जो हमारी कंपनी है वो सही प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। मालूम पड़ा मार्केट में लोन चालू है 10% पे और हमारी कंपनी 15% पे लोन ले रही है, तो हम उसको मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों ले रहे हो। ठीक है, सो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स सच एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैप बच एटसेट्रा। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, ये हमारा लास्ट डिसिप्लिन है। Good auditor is one who understands the client and his business function such as production, cost estimate, marketing, etc. एक अच्छा ऑडिटर वो है जो क्लाइंट के पूरे बिजनेस फंक्शन को समझता है कि कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे मार्केटिंग हो रही है, कैसे उसका लॉजिस्टिक्स हो रहा है, कैसे उसका डिस्पैच हो रहा है। तो ये सब फंक्शन ऑडिटर को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। ये सारे डिसिप्लिन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है? ठीक है, ये पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 क्या है? द IASB। ठीक है, द IASB फंक्शंस। ये IASB क्या है सर? IASB एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग बोर्ड है। इंटरनेशनल लेवल पे ऑडिटर्स के लिए एक बोर्ड बनाई है, ठीक है, जो बेसिकली यूके में है। द IASB फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ IFAC। IFAC भी एक अलग बोर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली IASB क्या है? स्टैंडर्ड सेटिंग, मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसको बनाते ये लोग हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB का जो ऑब्जेक्टिव है इज टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना बाय सेटिंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो IASB का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड उसको सेट करने हैं, मतलब बनाने हैं। देयर बाय एनहांसिंग द क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रैक्टिस
थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके की क्वालिटी रहे और एक ही तरीके की यूनिफॉर्मिटी रहे ऑडिटिंग करने में, सब लोग ऐसा अलग अलग तरीके से ऑडिट ना करें। तो IASB क्या है वो आपको समझ गए। अभी देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो IASB का है कि उसको इंटरनेशनल हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेट करने हैं, वो कैसे अचीव करेगा। तो द IASB अचीव्स दिस ऑब्जेक्टिव बाय, पहला है एस्टेब्लिशिंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए अच्छे तरीके के हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस को एस्टैब्लिश करके ये ऑब्जेक्टिव IASB अचीव कर सकता है। That are generally accepted and recognized by investors, जो और ऐसे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो जनरली एक्सेप्टेड भी है और रिकग्नाइज्ड भी है बाय इन्वेस्टर्स, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, एंड अदर की स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और दूसरे जो की स्टेक होल्डर्स है उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर रखा है। तो IASB ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेगा, पहला पॉइंट एस्टैब्लिशिंग द हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेम है, एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज। ऊपर हमने क्या कवर किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, और नीचे क्या कवर कर रहे हैं, अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट दूसरी भी अश्योरेंस सर्विसेज ऑडिटर देता है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट सर्विस हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट सर्विस हो गया, ऑपरेशनल ऑडिट सर्विस हो गया, ऐसे बहुत सारे तरह तरह के सर्विसेज ऑडिटर देता है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। तो ऐसे जो दूसरे अश्योरेंस सर्विसेज है उनके लिए भी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस एस्टैब्लिश करना, इससे भी IASB अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा। थर्ड क्या है, एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कि भी आपका जो ऑडिट है, ठीक है, वो सही क्वालिटी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करेगा, ताकि फर्म की जो अपनी ऑडिट फर्म है उसकी क्वालिटी कभी खराब ना हो, ठीक है। कवरिंग द स्कोप ऑफ सर्विसेज एड्रेस्ड बाय द IASB, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है पब्लिशिंग अदर प्रोनाउंसमेंट्स ऑन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस मैटर्स। दूसरे प्रोनाउंसमेंट्स पब्लिश करते रहेगा। प्रोनाउंसमेंट मतलब क्या, गाइडेंस, ठीक है, कि भाई ये कोई नई चीज आ गई मार्केट में तो उसको कैसे करना है, ठीक है, कोई दूसरा नया चीज आ गया तो उसको कैसे ऑडिट करना है, ऐसे तरह तरह के प्रोनाउंसमेंट भी वो लाता रहेगा। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव IASB के होते हैं। अब आते हैं हम लोग 10th पॉइंट के ऊपर। 10th पॉइंट क्या है, 10th पॉइंट है क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है। 10th पॉइंट क्या है, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, कि एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहला क्वालिटी क्या है, द क्वालिटीज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्सी। डिक्सी कौन है सर, डिक्सी एक प्रोफेसर है जो ऑडिटिंग का बहुत बड़ा प्रोफेसर है। ये जो IASB ऊपर पढ़ा ना उसी में ये काम करता था पहले। द क्वालिटीज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्सी आर टैक्ट। टैक्ट मतलब टैक्टफुल होना चाहिए, मतलब चालाक होना चाहिए, ऐसा सिंपल साधारण गाय आदमी नहीं होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। टैक्ट, कॉशन, कॉशन मतलब उसको हर बार दिमाग में रहना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। फर्मनेस मतलब उसने जो स्टैंड ले लिया उस पे वो फर्म है, ऐसा नहीं है कि वो मैनेजमेंट को बोल रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा और मैनेजमेंट ने आग दिखाई और वो चुप हो गया। फर्म रहना चाहिए उसको। गुड टेम्पर, गुड टेम्पर मतलब बहुत हाइपर नहीं होना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं रहना, गुड टेम्पर रहना है, सबसे हंसी खुशी बात करनी है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब करप्शन नहीं करना है, ठीक है, एकदम फर्म रहना है, करप्शन नहीं करना। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब उसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के पॉइंट नहीं छोड़ दो उसको। जजमेंट, मतलब उसका कोई जजमेंट बनाते आना चाहिए उसको, ठीक है, उसका खुद का कोई जजमेंट रहना चाहिए। पेशेंस उसमें रहना चाहिए। क्लियर वो रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर हेडनेस मतलब उसका हेड क्लियर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ऑडिट पे गया और कुछ और ही सोच रहा है, ठीक है। और लास्ट है रिलायबिलिटी। तो क्वालिटीज डिक्सी के हिसाब से क्या क्या क्वालिटीज हैं, टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, रिलायबिलिटी, क्लियर हेडेडनेस, गुड टेम्पर, पेशेंस, ठीक है, ये सब है। उसके बाद में ही मस्ट हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। उसके एक तो जब वो ऑडिट पे जा रहा है उसका इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, मतलब जिस क्लाइंट का वो ऑडिट कर रहा है वो क्लाइंट उसका चाचा मामा भतीजा नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उनसे, और उसका इंटीग्रिटी एकदम हाईएस्ट डिग्री का होना चाहिए। तो ही मस्ट हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। ही मस्ट परस्यू एन इंटेंसिव प्रोग्राम ऑफ थेरेटिकल एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट एटसेट्रा। अब आप जब ऑडिटर हो, ऑडिटर होने मतलब आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो मतलब आपको पूरा थेरेटिकल नॉलेज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, जनरल मैनेजमेंट के ऊपर, ये पढ़ते हैं ना अपन सब सीए इंटर में, सीए फाइनल में, तो फिर हाउ बोलो, ठीक है। सो he must pursue an intensive program of theoretical education। उसके पास में theoretical education पूरा होना चाहिए। उसके बाद में both practical training and theoretical education are equally necessary for the development of professional competence of an auditor।
कोई भी ऑडिटर की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को डेवलप होने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थ्योरेटिकल एजुकेशन दोनों जरूरी है। इसी के लिए आपको आर्टिकल्स ट्रेनिंग जो आप इंटर्नशिप करते हैं ना, वो इसी के लिए आपके कोर्स में है, ठीक है। और उसके बाद में है द ऑडिटर शुड बी इक्विप्ड नॉट ओनली विद सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द वे इन विच द बिजनेस जनरली इज कंडक्टेड। इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर को ये नॉलेज रहना चाहिए कि एक धंधा किस तरीके से होता है, मतलब जैसे अपने होता है ना, जो स्पेसिफिकली बनिया लोगों को ज़्यादा ये होता है कि भाई किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ऑडिटर को ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई बिजनेस किस तरीके से होता है। सिर्फ उसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस किस तरीके से चलता है मार्केट में, ठीक है। सो ऑडिटर शुड हैव नॉट ओनली शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द वे इन विच द बिजनेस जनरली इज कंडक्टेड, बट ऑल्सो with an understanding of the special features peculiar to a particular business whose accounts are under audit। उसको तो बिजनेस का तो नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट के बिजनेस का उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उस क्लाइंट के बिजनेस में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए वो कोई फार्मर का ऑडिट कर रहा है, तो फार्मर का उसको पूरा मालूम होना चाहिए खेती कैसे होती है, कब क्रॉप लगते हैं, कब उसका सीजनिंग होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसको पूरा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्वालिटीज क्या पढ़ी, एक तो डिक्सी के हिसाब से क्वालिटी पढ़ी, टेक्ट, कॉशन, फर्मनेस, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, पेशेंस, गुड क्लियर हेडेडनेस एक्सेट्रा। और तो फिर क्या पढ़ा, उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी रहना चाहिए और एडिक्वेट इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। फिर उसको थ्योरेटिकल एजुकेशन पूरा रहना चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एजुकेशन दोनों नेसेसरी है। और लास्ट पढ़ा कि उसको बिजनेस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये कुछ 4-5 क्वालिटीज है जो आप आंसर में लिखोगे तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे तो ये काफी वाइड टॉपिक है, ठीक है। ये बेसिकली 5 जो नीचे हेडिंग है, 6 हेडिंग जो है, ये हेडिंग्स है, इनके अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अभी पहले ये हेडिंग क्या है वो देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ है जैसे एथिकल रिक्वायरमेंट्स है और ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह है जो हमने नीचे कवर किए हैं, लेकिन कुछ है जो हमने कवर नहीं किए क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी ऑडिट फर्म का खुद का एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है कि हमारी जो ऑडिट की क्वालिटी है, जो भी ऑडिट हम लोग कर रहे हैं उनकी क्वालिटी एकदम अच्छी रहनी चाहिए, हम पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं आपको वो बताने हैं। सो द फर्म्स system of quality control should includes policies and procedure addressing each of the following element। जो भी एक ऑडिट फर्म है, सीए फर्म है, उसका जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, उसके सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में नीचे दिए गए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स तो रहने ही चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म, ठीक है। फर्म के अंदर जो क्वालिटी मेंटेन करना है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस क्वालिटी कंट्रोल के मैनुअल में लिखा रहना चाहिए कि कौन से पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, उसमें लिखा होना चाहिए कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच लीडर इज रिस्पॉन्सिबल। सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, फर्म के अंदर की क्वालिटी के लिए जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी बात कर रहे हैं। बी है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए वो भी आपको आपके क्वालिटी कंट्रोल के मैनुअल में लिखना है। थर्ड है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। कोई भी क्लाइंट रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के पहले, मतलब कोई भी नया काम लेने के पहले आपको कुछ क्वालिटी चेक करनी चाहिए कि आप उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कि आपका कोई पार्टनर जो है सीए फर्म में क्या वो उस क्लाइंट से रिलेटेड है क्या, कोई मैनर में क्या उसका इंडिपेंडेंस हर्ट हो रहा है क्या, तो ये सब चीज आपको देखनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। उसके बाद में है ह्यूमन रिसोर्सेज, कि आपकी फर्म के अंदर कैसे लोग आएंगे, ठीक है, कैसे आप रिक्रूट करोगे, कैसे आप किसी को प्रमोशन दोगे, उसका पूरा पॉलिसी होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। उसके बाद में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, किस तरीके से आप ऑडिट करोगे। और लास्ट है मॉनिटरिंग, किस तरीके से आप चीजों को मॉनिटर करोगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की क्या क्या एलिमेंट्स है, तो आप क्या बोलोगे, आप एक 6 एलिमेंट्स बोलोगे। पहला क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फर्म, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग, और उसके पहले पढ़ा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। चलो ये हो गया। नाउ इसमें हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस,
ठीक है। ये बेसिकली जो हमने अभी एलिमेंट्स पढ़े ना, इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, उसका ये पार्ट है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, अभी ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर क्या क्या थ्रेट्स हो सकता है वो यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को क्या क्या थ्रेट हो सकता है। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अभी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? विच ऑकर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, ऑडिट क्लाइंट में उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, या वो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसको बेनिफिट हो सकता है। सी फॉर एग्जांपल आपके पास में उसी क्लाइंट के शेयर्स हैं और अगर आप उस क्लाइंट का ऑडिट में मान लीजिए कोई गलत चीज लिख देते हो तो शेयर के भाव गिर जाएंगे, शेयर के भाव गिर जाएंगे तो आपके पास में जो शेयर है उसके भी भाव गिर जाएंगे। करेक्ट ना? तो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि आपका उस क्लाइंट में सेल्फ इंटरेस्ट है। सो ये ऑकर करते हैं व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर और इट्स एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, एग्जांपल्स क्या दिया है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन क्लाइंट, लोन और गारंटी टू द क्लाइंट, या फिर उससे आपने लोन और गारंटी ले रखा है। अगर क्लाइंट से लोन ले रखा है तो उसके बारे में गलत आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके लिए आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बीच में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या आता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट which occur when during a review of any judgment or conclusion reached in a previous audit or non-audit engagement or when a member of the audit team was previously a director or senior employee of the client। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आपने उसी क्लाइंट का ऑडिट पिछले साल कर रखा है, ठीक है, और आपने खुद ही ने एक जजमेंट पास किया था या एक कंक्लूजन रीच किया था, और इस साल के ऑडिट में अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि जो आपने पिछले साल जजमेंट किया था वो जजमेंट गलत है, तो आप बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि खुद की बदनामी कौन चाहता है? तो वही बोल रहा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि ऐसा कोई मोड आ गया जहां पे आपको खुद को ही रिव्यू करना पड़ रहा है। ठीक है, सो ये कब होगा? व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन द प्रीवियस ऑडिट और एनी नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, या फिर यू वर अ डायरेक्टर और अ एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। उसके बाद में आता है एडवोकेसी थ्रेट, व्हिच ऑकर व्हेन द ऑडिटर prompts or is perceived to promote। ठीक है, which occur when the auditor promotes or is perceived to promote। प्रमोट करता है या फिर उसको प्रमोट करने के लिए बोला जाता है या प्रमोट करने के लिए दबाव डाला जाता है। ठीक है, तो एडवोकेसी थ्रेट occur when the auditor promotes or is perceived to promote client's opinion। जो क्लाइंट का ओपिनियन है, जो क्लाइंट का मानना है, उसको ऑडिटर बार बार प्रमोट कर रहा है कि हाँ नहीं आप सही बोल रहे हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है मतलब आप उसकी एडवोकेसी थ्रेट मतलब आप उसकी वकीली कर रहे हो, बोलते हैं ना कि तू भी उसकी वकीली कर रहा है, वो होता है वो। ठीक है, सो टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, और आप इतनी उसकी एडवोकेसी कर रहे हो कि लोग इजीली समझ पाएंगे कि आपका जो इंडिपेंडेंस है, वो आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो खत्म हो गई, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है, सो ये एडवोकेसी थ्रेट बहुत बढ़िया है। उसके बाद आते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट्स। फैमिलियरिटी थ्रेट्स आर सेल्फ एविडेंट and occur when auditors form relationships with the client where they end up being too sympathetic to the client's interest। मान लीजिए कि उसकी जो आप एज एन ऑडिटर, आपकी जो बेटी है वो आपके क्लाइंट के बेटे के साथ में उसकी शादी हो गई, तो आपका रिलेशनशिप बन गया है ना? करेक्ट ना? सो आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप बन गया कि आप क्लाइंट के इंटरेस्ट से बहुत सिंपथाइज कर रहे हो, आपको क्लाइंट का इंटरेस्ट सबसे ऊपर दिख रहा है, आप क्लाइंट की ही बात मान रहे हो, आप लॉजिकली कुछ नहीं सोच रहे हो। तो फैमिलियरिटी थ्रेट्स आर सेल्फ एविडेंट एंड ऑकर व्हेन ऑडिटर्स फॉर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। या मान लीजिए आप ऑडिट कर रहे हो और आपको क्लाइंट में किसी से प्यार हो गया, ठीक है, तो आप तो फिर उसके अगेंस्ट कुछ बोलोगे ही नहीं, सिंपल ना। उसके बाद में दिस कैन ऑकर इन मेनी वेज, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी। आपकी ऑडिट टीम का कोई क्लोज रिलेटिव है जो क्लाइंट कंपनी में एक सीनियर पोजीशन में काम कर रहा है, तो आप उससे बहुत सिंपैथाइज करोगे, तो उसको कहते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट्स। और लास्ट है इंटिमिडेशन थ्रेट्स, व्हिच ऑकर व्हेन द ऑडिटर आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। उसके बंदूक रख दी और बोल दिया कि अगर तूने गलत ओपिनियन दिया तो तू गया, ठीक है, तो बेसिकली धमकी देना। सो व्हिच ऑकर्स व्हेन ऑडिटर्स आर डेटर्ड मतलब स्टॉप, किसी को रोकना। ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने से उसको रोका जा रहा है विथ एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बेसिकली दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। ऑडिटर को बोल दिया कि अगर तूने गलत ओपिनियन दिया तो तेरे को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट
ये एग्जाम में आ सकता है कि इंडिपेंडेंस को क्या क्या थ्रेट होंगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जिसमें क्लाइंट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट में उसका कोई खुद का बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स जिसमें वो खुद के जो जजमेंट प्रीवियस ऑडिट में जो जजमेंट पास किया उसी को रिव्यू कर रहा है। एडवोकेसी थ्रेट कि वो क्लाइंट के ओपिनियन से को प्रमोट कर रहा है बार बार। फैमिलियरिटी थ्रेट्स कि आपने एक रिलेशनशिप क्लाइंट से बना ली एंड यू आर वेरी सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। एंड लास्ट है इंटिमिडेशन थ्रेट्स व्हिच ऑकर व्हेन ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम ऑप्टिंग ऑब्जेक्टिवली। चलो उसके बाद में आता है सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस देख लिया। अब ये देखना है कि इन इंडिपेंडेंस का सेफगार्ड क्या है, हम कैसे इन थ्रेट्स को रोके, कैसे ये थ्रेट्स हमारे ऑडिट को अफेक्ट ना करें, तो उसको कहते हैं सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, it is essential that the auditors should always be and appears to be independent of the entities that they are auditing। तो पहला सेफगार्ड क्या है कि लोगों का ऑडिट के अंदर भरोसा रहना चाहिए, लोगों का ऑडिट की क्वालिटी के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि ऑडिटर को हर बार इंडिपेंडेंट रहना है एंटिटी से, उसका कोई भी रिलेशन एंटिटी के साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दैट दे आर ऑडिटिंग। उसके बाद में इन द केस ऑफ ऑडिट द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। ऑडिट के अंदर तीन जो की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, व्हिच नेसेसरीली रिक्वायर्स द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट, और जो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होने में मजबूर करती है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड है बिफोर टेकिंग एनी वर्क, कोई भी काम लेने के पहले एन ऑडिटर मस्ट कंसाइसली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट्स टू हिज इंडिपेंडेंस। भाई कोई भी काम लेने के पहले आप देख लो कि क्या आपका इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट तो नहीं है। When such threat exists, अगर ऐसा कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो ऑडिटर शुड ईदर डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क, ऑडिटर को खुद को उस टास्क से दूर कर लेना है, और पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स दैट एलिमिनेट देम, या फिर ऐसे सेफगार्ड लगा दो कि आपको वो जो थ्रेट है वो आपको कोई आपका इंडिपेंडेंस हर्ट ना करे। तो या तो तुम वो टास्क से डेसिस्ट करो खुद को, या फिर एक ऐसे सेफगार्ड लगाओ जो उन थ्रेट को एलिमिनेट कर दे। और लास्ट है इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड, और अगर वो क्रेडिबल और एडिक्वेट सेफगार्ड नहीं लगा पाता है देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क, फिर उसको काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली 5 तरीके के सेफगार्ड हमने पढ़े। पहला सेफगार्ड क्या है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस रहने के लिए ऑडिटर को हर बार खुद को इंडिपेंडेंट रखना है एंटिटी से। सेकंड है द की फंडामेंटल प्रिंसिपल इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। उसके बाद में है कि बिफोर टेकिंग एनी वर्क ऑडिटर शुड इवैल्यूएट वेदर देयर इज एनी थ्रेट टू हिज इंडिपेंडेंस। फोर्थ पॉइंट है अगर ऐसा कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो यू शुड डेसिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस सेफगार्ड टू एलिमिनेट देम। और लास्ट है इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट क्रेडिबल और एडिक्वेट सेफगार्ड देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट वर्क, अगर वो प्रॉपर सेफगार्ड नहीं लगा पा रहा है तो उसको काम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स, ठीक है। क्लाइंट रिलेशनशिप और ऑडिट एंगेजमेंट्स का एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस कैसे करना है, ये भी हमने एक एलिमेंट देखा था ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है, फॉलोइंग पॉइंट्स असिस्ट द एंगेजमेंट पार्टनर इन डिटरमाइनिंग whether the decision regarding the acceptance and continuance of audit engagements are appropriate। क्या जो डिसीजन हमारा था कि हम ऑडिट एंगेजमेंट जो एक्सेप्ट कर रहे हैं हमने किया है, या जो ऑडिट एंगेजमेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हमारा जो डिसीजन है क्या ये डिसीजन सही है या नहीं है, उसको समझने के लिए नीचे दिए गए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फॉलोइंग पॉइंट असिस्ट द एंगेजमेंट पार्टनर इन डिटरमाइनिंग वेदर द डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर एप्रोप्रिएट। पहला है द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स, ठीक है। जो उस क्लाइंट के जो ओनर है, जैसे कि रिलायंस के ओनर जो मुकेश अंबानी है और वो सब है, तो जो प्रिंसिपल ओनर्स है उनका इंटीग्रिटी कैसा है, वो इंटीग्रिटी उनमें है ही नहीं, ये पूरे सब लोग चोर है, सब करप्ट है, तो उनमें इंटीग्रिटी क्या है। वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। हमने रिलायंस का ऑडिट तो ले लिया लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 आर्टिकल और 1 सीए है, तो हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। तो क्या हमारे पास में जो एंगेजमेंट टीम है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। वेदर द फर्म एंड द एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रहना है, ऑब्जेक्टिव रहनी है, क्या हम इससे कंप्लाई कर सकते हैं। या मालूम पड़ा कि हमारा रिलेटिव ही हमारे क्लाइंट में एक बड़े सीनियर पोजीशन में है, अगर ऐसा है तो हम लोग कंप्लाई नहीं कर सकते एथिकल रिक्वायरमेंट ना। तो वेदर द फर्म एंड द एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट,
इस साल के या पिछले साल के ऑडिट एंगेजमेंट में अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए हैं तो उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर कंटिन्यूइंग द ऑडिट एंगेजमेंट या बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो क्या बोलेगा कि क्या पॉइंट्स है आपको, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि योर डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल कंसीडर। पहला क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर का, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, ठीक है। उसके बाद में कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड लास्ट है सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ईयर ऑडिट। तो 4 पॉइंट है, ठीक है, ये 4 पॉइंट आपके यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद में 15th पॉइंट हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ये पॉइंट क्या है, 15th पॉइंट ह्यूमन रिसोर्सेज। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन्ड टू प्रोवाइड it with a reasonable assurance that it has sufficient personnel with capabilities and competence। फर्म जो हमारा ऑडिट फर्म है उसने ऐसे पॉलिसी और प्रोसीजर बनाने चाहिए, ठीक है, ऐसे पॉलिसी और प्रोसीजर बनाने चाहिए विच आर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल अश्योरेंस, जो उसको एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करे कि उसके पास में सफिशिएंट पर्सनल है, और पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज, सफिशिएंट एम्प्लॉइज है विद कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। अरे भाई अगर एक सीए फर्म में अच्छे एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो ऑडिट क्वालिटी वैसे ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उनमें क्या क्या पर्सनल इश्यूज जो है वो एड्रेस होने चाहिए वो बता रहा है वो, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी की जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज है उनमें क्या क्या इश्यूज एड्रेस होने चाहिए उसका एक लिस्ट आपको बताना है। पहला है रिक्रूटमेंट, कि हम लोग रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। दूसरा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, लोगों का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तीसरा है कैपेबिलिटीज, तो लोगों की कैपेबिलिटीज कैसे जानेंगे कि ये एम्प्लॉय की क्या कैपेबिलिटी है, ये एम्प्लॉय की क्या कैपेबिलिटी है, बिकॉज हर आदमी अपने डोमेन में बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। कॉम्पिटेंस क्या है, करियर डेवलपमेंट कैसे करना है, अपने एम्प्लॉयज का करियर डेवलपमेंट कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है, एम्प्लॉय का प्रमोशन कैसे करना है, किसको प्रमोशन देना है, किसको प्रमोशन नहीं देना है, कंपेंसेशन कैसे देना है, कंपेंसेशन मतलब क्या, अगर ओवर टाइम काम किया तो कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है। उसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स, एम्प्लॉय की क्या नीड्स है उनका एस्टिमेशन हम लोग कैसे लगाएंगे कि क्या क्या जरूरतें एम्प्लॉय को आ रही है। तो क्या क्या इश्यूज एड्रेस करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के अंदर, एक तो रिक्रूटमेंट, करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, परफॉर्मेंस एवल्यूशन, कैपेबिलिटीज, एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स, कंपेंसेशन, ठीक है, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। चलो तो ये हो गया। अभी आते हैं 16th पॉइंट के ऊपर, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। हमने एलिमेंट जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट क्या क्या थे ऊपर हमने पढ़ा। पहला पॉइंट था लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी विद इन द फर्म, दूसरा पॉइंट था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट, फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का पॉइंट था, मॉनिटरिंग का पॉइंट था, ह्यूमन रिसोर्सेज का पॉइंट था, ठीक है, ये सब पॉइंट थे। अभी उसमें एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या है, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल अश्योरेंस दैट द एंगेजमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। फर्म को ऐसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने चाहिए कि उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस हर बार रहे कि जो भी ऑडिट वो सीए फर्म कर रहा है वो सब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही है। उसमें पहला पॉइंट क्या है, मैटर्स एड्रेस्ड इन द पॉलिसी इंक्लूड द फॉलोइंग। पॉलिसी के अंदर जो मैटर्स एड्रेस करे हुए वो ये है। पहला क्या है, हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट। जो एंगेजमेंट टीम है हमारी उनको एंगेजमेंट के ऊपर ब्रीफ कैसे करा जा रहा है। से आपने रिलायंस का एंगेजमेंट लिया तो आपकी जो एंगेजमेंट टीम है उनको रिलायंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, तो किस तरीके से आप उसको ब्रीफ कर रहे हो। प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग विद द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उनको कंप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। प्रोसेसेस फॉर एंगेजमेंट सुपरविजन एंड स्टाफ ट्रेनिंग, ठीक है, स्टाफ ट्रेनिंग कैसे होंगी, एंगेजमेंट का सुपरविजन कैसे होगा। मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म्ड, द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड, किस तरीके से आप जो वर्क परफॉर्म हुआ है उसको किस तरीके से रिव्यू करोगे, किस तरीके से सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को आप बनाओगे, किस तरीके से सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को आप ऑडिट के अंदर लोगे। उसके बाद में अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म, जो भी काम आपने परफॉर्म किया है उसका अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो क्या क्या मैटर्स होने चाहिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर एक सीए फर्म को एक ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर सेटअप करना है which gives them a reasonable assurance that the engagement are performed in accordance with the professional standards, so what are the points this policy and procedure should include. So matters addressed in the policy include the following. पहला क्या था कि कैसे ब्रीफ कर रहे हो, how engagement team are brief on the engagement, procedure for complying the engagement standards, process for engagement supervision and staff training, methods of reviewing the work performed, significant judgments made and appropriate documentation of the work performed. ठीक है, तो कैसे ब्रीफ कर रहे हो, एंगेजमेंट सेंटर को कैसे कंप्लाई होने वाला है, एंगेजमेंट का सुपरविजन और स्टाफ ट्रेनिंग कैसे होने वाली है, जो भी काम परफॉर्म किया है, वर्क परफॉर्म किया है उसको रिव्यू कैसे करोगे, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स कैसे बनाओगे एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद में आता है 17th पॉइंट, मॉनिटरिंग।
क्या आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या बोलता है, द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इज टू प्रोवाइड एन इवैल्यूएशन ऑफ। अभी मॉनिटरिंग क्यों आया कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उसमें हमने दुनिया भर की चीजें लिख दी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब पॉइंट अपन ने लिख दिया, लेकिन एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लेकिन अब ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर को मॉनिटर करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्यों मॉनिटर करना है कि मान लीजिए हमारे पॉलिसी एंड प्रोसीजर बने, क्वालिटी कंट्रोल का जो हमारा पॉलिसी एंड प्रोसीजर है हमारे सीए फर्म का, वो 2001 में बना, 2001 में बना और आज 2022 है, ठीक है। तो 22 साल से उसको चेंज ही नहीं किया, तो इसके लिए बार बार मॉनिटरिंग करना जरूरी है। द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सेकेंड मॉनिटरिंग क्या करोगे कि जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर हमारे सीए फॉर्म में लगाया है उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। किसी ऑन पेपर वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है और कोई कंप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या मतलब, तो ये देखना जरूरी है कि उसका प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो ये मॉनिटरिंग उसमें ये भी आता है उसके अंदर। तो दो तरह के मॉनिटरिंग करने हैं। द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर इज टू प्रोवाइड एन इवैल्यूएशन ऑफ। तो क्वेश्चन क्या है एग्जाम में कि स्टेट द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। क्या पर्पज है, क्यों मॉनिटर कर रहे हो। तो पहला है एडहेरेंस टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि हमारा जो सीए फॉर्म है वो हर बार प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को एडहेर करे। एडहेर मतलब कंप्लाई करना। Whether the quality control system has been appropriately designed and effectively implemented, क्या हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो सही तरीके से डिजाइन किया हुआ है एंड सही तरीके से इंप्लीमेंट भी हो रहा है। Whether the firm's quality control policy and procedure have been appropriately applied, जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर है उसको सही तरीके से अप्लाई किया या नहीं करा है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। और लास्ट है फॉलो अप बाय अप्रोप्रिएट फर्म पर्सनल सो दैट नेसेसरी मॉडिफिकेशंस आर प्रॉम्प्टली मेड, ठीक है। और हमारा फॉलो अप मैकेनिज्म भी है या नहीं है कि जो भी मॉडिफिकेशन इस पॉलिसी एंड प्रोसीजर में चाहिए वो हम लोग प्रॉम्प्टली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम क्यों करेंगे मॉनिटरिंग, पहला प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए, दूसरा कि जो फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर्ली डिजाइन और इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है, तीसरा है कि वेदर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल एंड पॉलिसी प्रोसीजर हैव बीन एप्रोप्रिएटली अप्लाइड। ऊपर वाला पॉइंट क्या था कि प्रॉपर्ली डिजाइन है या नहीं है और इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है या नहीं है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि सही तरीके से अप्लाई करा या नहीं करा। आपने बना तो लिया लेकिन अप्लाई नहीं किया, तो वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। और लास्ट है फॉलो अप बाय अप्रोप्रिएट फर्म पर्सनल सो दैट नेसेसरी मॉडिफिकेशंस आर प्रॉम्प्टली मेड। तो ये चार चीजों के लिए आप मॉनिटरिंग करोगे। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइंड या इंप्लीमेंटेड है या नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है वो सही तरीके से अप्लाई किया या नहीं किया है, और फॉलो अप, ठीक है। चलो उसके बाद में आता है हमारा लास्ट पॉइंट रिकरिंग ऑडिट। क्या आता है रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट क्या बोलता है, ऑन रिकरिंग ऑडिट्स the auditor shall assess whether the circumstances require the term of audit engagement to be revised and whether there is a need to remind the entity of the existing terms of the audit engagement। ये बेसिकली पॉइंट क्या है बच्चों कि आप किसी आप मान लीजिए रिलायंस को ऑडिट कर रहे हो, पिछले 3 साल से आप रिलायंस को ऑडिट कर रहे हो, तो आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, जो एंगेजमेंट टर्म बोलते हैं ना अपन, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट जो हम लोग स्टार्टिंग में साइन करते हैं, ठीक है, दोनों सीए फर्म भी और क्लाइंट भी, तो वो जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो आप हर साल चेंज नहीं करते हो, वो हर साल सेम ही रहती है। लेकिन जब हम लोग ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करना पड़ता है या उनको नया बनाना पड़ता है, हो सकता है ना, ठीक है, तो वो ये पॉइंट बता रहा है। तो ऑन रिकरिंग ऑडिट मतलब कि एक क्लाइंट को ऑडिट आप सालों साल से कर रहे हो, तो ऑन रिकरिंग ऑडिट द ऑडिटर शैल असेस वेदर द सर्कमस्टेंसेस, क्या ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं जिसके कारण ये रिक्वायर हो रहा है दैट द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज्ड, कि जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट थे उनको रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस आ गए क्या, या फिर नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाना पड़ेगा, या फिर क्लाइंट को रिमाइंड कराना पड़ेगा एग्जिस्टिंग टर्म्स का कि देखो हमारे टर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना क्लाइंट भूल गया है, ठीक है। अब क्या है, फॉलोइंग फैक्टर्स may make it appropriate to revise the terms of the audit engagement or to remind the entity of existing terms। नीचे दिए गए फैक्टर्स के कारण ये appropriate होगा कि जो existing terms of engagement है उसको रिवाइज करना पड़ेगा या फिर एंटिटी को रिमाइंड करना पड़ेगा नए टर्म के बारे में। तो पहला क्या है इसके अंदर, पहला है an indication that the entity misunderstands the objective scope of audit, objective and scope of audit। अगर आपको ऑडिट के दौरान, पिछले साल के ऑडिट के दौरान आपको ये महसूस हुआ कि ऑडिट का जो स्कोप और ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है,
तो आपको इस साल जो करंट ईयर का ऑडिट है उसमें आपको फिर टर्म्स जो है वो रिमाइंड करवाना जरूरी है। तो एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मतलब आपका क्लाइंट, दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, हो सकता है ना कोई आपकी बार आपके स्कोप में कोई नई चीज ऐड करी हो, तो एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, अ रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है, रिलायंस पहले मुकेश अंबानी का था अब टाटा का हो गया, अ रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सेम एग्जांपल जो मैंने दिया था, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, एंटिटी का जो साइज ऑफ पिछले साल एंटिटी जो था वो इतू सा था, इस साल वो एंटिटी पूरे भारत में फैल गया, तो एकदम से नेचर और साइज चेंज हो गया तो आपका टर्म्स भी चेंज होगा। अ चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गया। अ चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहले आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते थे, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पूरा चेंज हो गया। अगर ऐसा है तो आपके टर्म्स भी चेंज होंगे। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जिसके कारण आपको आपके जो एक्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर जो एक्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उनको रिमाइंड करवाना पड़ेगा क्लाइंट को, ऐसे क्या फैक्टर्स है? तो पहला कि एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स, स्पेशल टर्म्स डाले हैं, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन नेचर एंड साइज, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका चेंज हो गया। इस तरीके से आपका जो चैप्टर 1 है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे चैप्टर 2 में, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है।